हेलो बच्चों, नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, टीचिंग एक्सपर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। इंग्लिश कंपलसरी क्लास 12th आरबीएसई और एनसीईआरटी दोनों का सिलेबस समान है। ग्रामर पोर्शन आपका चल रहा है। नोट मेकिंग एंड समरी, ये आपका टॉपिक चल रहा है। इंग्लिश कंपलसरी। क्लास 12th। बच्चों, नोट मेकिंग और समरी दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क ये है, नोट तैयार करते समय हम इसे पॉइंट्स के रूप में लेते हैं, बिंदुओं के रूप में तैयार करते हैं, जबकि किसी गद्यांश को हम सारांश के रूप में लिखते हैं तो उसका पैराग्राफ बना करके लिखते हैं। कल मैंने आपको नोट मेकिंग के लिए एक पैसेज लिखाया था, उसी पैसेज का आज यहाँ नोट्स तैयार करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे नोट मेकिंग। कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हो या प्रत्येक शब्द का प्रथम अक्षर कैपिटल बना लीजिए। नोट मेकिंग, प्रत्येक अक्षर को कैपिटल बनाइए या प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल बनाइए। जब आप समरी लिख रहे होते हैं तो आपको यह समरी लिखना है, मतलब सारांश। आर्टिकल और स्पीच में से किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हो, आर्टिकल लिख रहे हो तो आपको लिखना है आर्टिकल, स्पीच लिख रहे हो तो क्या लिखना है, स्पीच। रिपोर्ट लिखना है तो आपको लिखना है रिपोर्ट राइटिंग। लेटर लिख रहे हो तो लिखना है आपको लेटर राइटिंग। कहने का मतलब ये है, जो कोई भी टॉपिक का आप आंसर लिख रहे हो, जो किसी क्वेश्चन का, ग्रामर पोर्शन में उस क्वेश्चन को आपको लिखना है कि ये किसके ऊपर आप लिख रहे हो। ठीक है। इसके बाद आप लिखोगे टाइटल। टाइटल माने होता है बच्चों शीर्षक। शीर्षक आप चाहो तो नोट मेकिंग में लिखो और चाहो तो आप शीर्षक को समरी में लिखो। जरूरी नहीं कि आप नोट मेकिंग में शीर्षक लिखें, समरी में लिखिए, लेकिन एक जगह आपको शीर्षक अवश्य लिखना है। टाइटल में आप लिखोगे मैगस्थनीज। ए ग्रीक ट्रैवलर। मैगस्थनीज एक यूनानी यात्री। बच्चों, किसी भी गद्यांश का शीर्षक वो होता है जो गद्यांश जिसकी विषय वस्तु को इंडिकेट कर रहा है, गद्यांश हमें जिसके बारे में बता रहा है, हम उसे ही शीर्षक के रूप में लिखते हैं। अब पूरे गद्यांश में गद्यांश के शुरुआत की बात करते हैं, पैसेज के बीच की बात करते हैं और पैसेज के लास्ट में भी स्पेशली क्या दिया गया है, मैगस्थनीज के बारे में बताया गया है, मैगस्थनीज के बारे में यहाँ इंडिकेट किया गया है। तो आपको सबसे पहले टाइटल लिखने के बाद मेन पॉइंट्स में पहला पॉइंट्स आप लिखोगे। तो बताइए, पहली पंक्ति में कर्ता क्या है? मैगस्थनीज वॉज ए ग्रीक ट्रैवलर, यही है। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है यहाँ, मैगस्थनीज, THENESE। ये आपका हो गया मेन पॉइंट, मैगस्थनीज कर्ता के रूप में। यदि ये कर्ता सर्वनाम होता तो हम इसको यहाँ नहीं लिखते।
यहां मेन पॉइंट्स में आपको क्या लिखना है, जो संज्ञा दी गई है कर्ता के रूप में। इसके नीचे रोमन संख्या में आप क्या लिखोगे, नंबर 1, ए ग्रीक ट्रैवलर। देखो वॉज नहीं लिखना है, मैंने बता दिया सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करोगे। मैगस्थनीज ए ग्रीक ट्रैवलर, यूनानी यात्री। दूसरा पॉइंट, केम टू इंडिया इन 322 बीसी। बीसी का मतलब बिफोर क्रिस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले। एक बच्चे कमेंट था, सर ईसा मसीह कौन था? ईसा मसीह ईसाइयों का धर्म गुरु, या ऐसा मानते हैं कि ईसाई धर्म की स्थापना ईसा मसीह ने की थी। तीसरा, एम्बेसडर ऑफ अलेक्जेंडर, और चौथा पॉइंट है आपका एम्बेसडर ऑफ अलेक्जेंडर, चौथा है रोट इंडिका। देखो बच्चों, पहले पॉइंट में यहां चीजों को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि मैगस्थनीज वॉज ए ग्रीक ट्रेवलर, ही केम टू इंडिया इन 322 बीसी। ही कौन? मैगस्थनीज। ही वॉज द एम्बेसडर ऑफ अलेक्जेंडर। किसका राजदूत था वो? अलेक्जेंडर का। कौन? मैगस्थनीज। और इंडिका को लिखने वाला भी कौन था? मैगस्थनीज। ठीक है, अगली पंक्ति पे आते हैं तो अगली पंक्ति में स्पष्ट दिया गया है, द बुक इज नॉट अवेलेबल नाउ। यह पुस्तक अब उपलब्ध नहीं है। कौन सी पुस्तक उपलब्ध नहीं है? इंडिका। तो आपको यहां दूसरा पॉइंट लिखना है, इंडिका। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों? इंडिका। पहला पॉइंट क्या हो गया? मैगस्थनीज। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? इंडिका। अब इंडिका के बारे में क्या लिखा गया है देखिए, नीचे पहला पॉइंट, नॉट अवेलेबल नाउ। नाउ नहीं लिखते हो तो भी ठीक है, नॉट अवेलेबल लिख देते हो फिर भी ठीक है। सेकेंड पॉइंट की लिख देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हम जितना हो उतना कम शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। सम पीसेज अवेलेबल, सम पीसेज अवेलेबल। अब इसमें आर नहीं लिखोगे आप कि सम पीसेज आर, ये तो सेंटेंस बन गया, सम पीसेज आर अवेलेबल। सेंटेंस नहीं बनाने हैं। इंडिका नॉट अवेलेबल, उपलब्ध नहीं है। इंडिका के कुछ टुकड़े क्या हैं? उपलब्ध हैं। ये आपको लिखना है इसमें। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में आगे चलिए, किसका जिक्र किया गया बच्चों? सेल्यूकस निकेटर का जिक्र किया गया है। भाई मैगस्थनीज ने ये काम किए हैं। हालांकि इस गद्यांश में मैगस्थनीज के द्वारा किए गए और भी कई कार्य हैं, जो नीचे इंडिका में कौन कौन सी चीज़ों का वर्णन उसने किया था वो आगे लिखेंगे फिर। और यदि आप चाहते हो एक साथ लिखें तो फिर आपको पूरा गद्यांश एक साथ पढ़ करके मैगस्थनीज ने जो जो कार्य किए हैं वो यहाँ लिखने हैं, इंडिका में जो जो चीज़ें हैं वो यहाँ लिखनी हैं, और सेल्यूकस निकेटर के जो कार्य हैं वो यहाँ लिखने हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ याद रखना है इंडिका में ये दो ही चीज़ों का वर्णन किया गया है, और तीसरा है आपका सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर। जिस प्रकार से मैगस्थनीज कौन था? एम्बेसडर ऑफ अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर का राजदूत था। अब इसमें
आपके गद्यांश में तो अलेक्जेंडर कॉमा द ग्रेट लिखा हुआ है, वी विल नॉट राइट हियर द ग्रेट। ऐसे एडजेक्टिव की, ऐसी उपाधियों की, ऐसे विशेषण की लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां प्रोनाउन का प्रयोग आप नहीं करोगे। जैसे कि आपके गद्यांश में दिया गया मैगस्थनीज वॉज ए ग्रीक ट्रेवलर, ही केम टू इंडिया 322 BC, तो यहां ही लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर आपका क्या आ गया है, मैगस्थनीज आ गया है। ऊपर नाउन दी गई है, उस नाउन ने जो भी कार्य किए हैं, उस नाउन की जो भी विशेषताएं हैं, वो आपके नीचे पॉइंट्स बन जाएंगी। तो यहां बात करते हैं सेल्यूकस निकेटर। पहले पॉइंट में सेल्यूकस निकेटर के बारे में लिखेंगे, द जनरल ऑफ अलेक्जेंडर। कौन था वो? द जनरल ऑफ अलेक्जेंडर, यानी कि अलेक्जेंडर का सेनापति। जैसे कि मैगस्थनीज अलेक्जेंडर का कौन था? राजदूत था। हालांकि ये बात अलग है कि उस मैगस्थनीज को भेजा किसने था? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। द जनरल ऑफ अलेक्जेंडर। दूसरा इसका पॉइंट है, वांटेड, चाहता था, टू कैप्चर आईटी। आईटी का मतलब इंडियन टेरिटरीज। ये मैंने यहां एब्रिविएशन का प्रयोग किया है, संक्षिप्त का। आईटी का मतलब इंडियन टेरिटरीज, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, सेंट मैगस्थनीज, मैगस्थनीज को भेजा टू मौर्यन कोर्ट, मौर्य दरबार में। अब यहां आपको अलग से चंद्रगुप्त मौर्य लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही आया था, सबको विदित है। कहने का मतलब बच्चों, मैं इस नोट को आपके लिए दे दूं और मैं आपसे कहूं कि इस नोट्स का आप गद्यांश लिख दीजिए, तो आप इस नोट्स के माध्यम से गद्यांश लिख सकते हो। जैसे मैगस्थनीज वॉज ए ग्रीक ट्रेवलर, ही केम टू इंडियन 322 BC, ही वॉज द एम्बेसडर ऑफ अलेक्जेंडर, ही रोट इंडिका, इंडिका इज नॉट अवेलेबल नाउ बट सम पीसेज आर अवेलेबल। ऐसे लिख सकते हो, बट मत लगाइए, वैसे लिख सकते हो, सम पीसेज आर अवेलेबल। सेल्यूकस निकेटर वॉज द जनरल ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, ही वांटेड टू कैप्चर इंडियन टेरिटरीज, ही केम टू इंडिया। ऐसे लिख सकते हो, वह भारत के कुछ भागों पर कब्जा करना चाहता था। ही सेंट मैगस्थनीज टू मौर्यन कोर्ट, उसने मैगस्थनीज को मौर्य दरबार में भेजा। नॉट सक्सीड, नॉट सक्सीड, सफल नहीं हुआ। किस में सफल नहीं हुआ? वो इस पर कब्जा करने में, है ना। आप इसमें कुड नॉट नहीं लिखोगे, आपकी कुड नॉट सक्सीड, ऐसा नहीं लिखोगे, ठीक है भाई। ये हो गया। नंबर 5 की बात करते हैं, तो इसमें और लिख सकते हो, गेव हेलेना टू चंद्रगुप्त इन मैरिज। उसने शादी में हेलेना को किसके लिए दे दिया? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए दे दिया, ठीक है। या लिख सकते हो गेव हिज डॉटर हेलेना, ऐसे लिख सकते हो, ये भी ठीक है। इसको आप कॉपी कीजिए। इसमें और भी चीज़ें रह गई हैं। मैगस्थनीज ने इंडिका में कौन कौन सी चीज़ों का जिक्र किया है, वो आपको यहां लिखना है। देखो बच्चों, मैगस्थनीज में कितने पॉइंट हो गए हैं? 1 2 3 4। मैगस्थनीज कौन से पॉइंट्स पर है?
मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा यहाँ ऐसा बना देता हूँ। अब आगे लिखा हुआ है मैगस्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में कौन कौन सी चीज़ों का वर्णन किया है। तो देखो मैगस्थनीज ने वर्णन किया है, तो मैगस्थनीज कौन सा पॉइंट है, पहले नंबर का। और यहाँ मैगस्थनीज में कितने पॉइंट अपन लिख चुके हैं, 4। और अब हम क्या लिखेंगे, 4 के बाद लिखेंगे 5, क्योंकि 4 का जिक्र तो पहले ही हो चुका है। अब मान के चलिए यहाँ आपको मैगस्थनीज के बारे में जिक्र किया गया है और फिर इंडिका के बारे में जिक्र किया गया है, तो आप चाहो तो कैसे लिख सकते हो, मैगस्थनीज फिर दूसरा पॉइंट इंडिका न बना करके आप क्या लिख सकते हो, 1.4 पॉइंट ए। आप लिख सकते हो 1.4 पॉइंट ए, और इसमें लिख सकते हो नॉट अवेलेबल, मतलब पहला पॉइंट है मैगस्थनीज, चौथा पॉइंट है इंडिका, और इंडिका का पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, नॉट अवेलेबल, और 1.4 पॉइंट बी ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा सम पीसेज अवेलेबल। ये हो गया शीर्षक मेन पॉइंट का टाइटल। इनको, ये टाइटल अलग है, ये पूरे गद्यांश का टाइटल है, ये टाइटल हो गया, ये हो गया सब टाइटल, और इसके नीचे हम अलग पॉइंट ये नहीं बनाना चाहते हैं तो ये हो जाएगा सब टाइटल, उप शीर्षक। लेकिन यहाँ हमने दूसरा पॉइंट इंडिका के बारे में लिख दिया है। यदि इस दूसरे पॉइंट को भी आप नहीं लिखना चाहते तो दूसरे पॉइंट में आप सेल्यूकस निकेटर को लिखिए, और इन 2 पॉइंट्स को आप कहाँ लिखोगे, 1.4 पॉइंट ए, 1.4 पॉइंट बी, यहां आप लिखोगे सम पीसेज आर अवेलेबल। अब बात करते हैं सेल्यूकस निकेटर का, पूरा हो गया, लेकिन फिर से हमें ये गद्यांश किसके बारे में बता रहा है, फिर से ये गद्यांश हमें बता रहा है किसके बारे में, मैगस्थनीज के बारे में। लेकिन हम मैगस्थनीज पहले नंबर पर आया हुआ है और 4 पॉइंट इसके हम लिख चुके हैं, तो आपको यहाँ 5वां पॉइंट लिखना है, 1.5 ऐसे लिखना है, और लिखना है डेस्क्राइब्ड इंस जीटी रोड, जीटी रोड, ये नजर नहीं आ रहा है आपको, इंस जीटी रोड, वेल्स, स्टेप वेल्स, ईटीसी। उसने, किसने, मैगस्थनीज ने इन चीज़ों का जिक्र किया है, और फिर क्या जिक्र किया है, 1.5 के बजाय क्या लिखोगे, 6। हालांकि बच्चों गंगा और यमुना नदी का जिक्र किया गया, आप उसको 1.5 में लिख सकते हो गंगा यमुना को, और इनको लिख सकते हो 1.6 में, क्योंकि मैं समझ रहा था ये पहले लिखा है, ये पीछे लिखा है। गंगा और यमुना नदी का जिक्र पहले किया गया था, पहले लिख सकते हो 1.6 में लिखिए, 1.5 में लिखिए, डेस्क्राइब्ड 2 रिवर्स। किसका जिक्र किया है, 2 नदियों का जिक्र किया है, आप लिखोगे डेस्क्राइब्ड 2 रिवर्स। ये नजर आ रहा है ना, डेस्क्राइब्ड माने वर्णन किया, 2 रिवर्स माने किनका, 2 नदियों का वर्णन किया। मैगस्थनीज ने, जो ग्रीक ट्रैवलर था, वही भारत में 322 बीसी में आया, अलेक्जेंडर का राजदूत था, इंडिका लिखी, इंडिका में उसने धर्मशाला, जीटी रोड, वेल्स, स्टेप वेल्स का जिक्र किया है। इसी मैगस्थनीज ने डेस्क्राइब 2 रिवर्स, 2 नदियों का जिक्र किया है। ठीक है बच्चों,
अब कौन कौन सी नदियों का जिक्र किया है, इसके नीचे आप लिख दीजिए ए, द गंगा, इसी के नीचे, और बी में लिख दीजिए द यमुना, द गंगा द यमुना। ये आपका क्या हो गया, नोट्स कंप्लीट। इसमें से भी यदि आप चाहो तो जैसे कि ये है, इसको आप इसी पॉइंट में लगा दीजिए, केवल 2 ही पॉइंट बना लो, तीसरा पॉइंट की जरूरत भी नहीं। अब आप कहते हो सर कैसे बना, मैं बना के बताता हूं। ये तो आप बना लेना जो मैंने बनाया है, लेकिन थोड़ा सा और समझिए। जैसे आप इसको मानते हो दूसरा पॉइंट, और इस पॉइंट को हम समाप्त कर देते हैं, तो इस पॉइंट को हम कैसे लिखेंगे? पहला पॉइंट मैगस्थनीज, दूसरा पॉइंट केम टू इंडिया, तीसरा पॉइंट एम्बेसडर अलेक्जेंडर, चौथा पॉइंट रोट इंडिका। अब इसी के नीचे हम ए लिख देंगे नॉट अवेलेबल, और बी लिख देंगे सम पीसेज अवेलेबल। ये 2 चीजें आप यहां ए और बी में लिख देंगे, तो ये ए और बी किसका हिस्सा है आपको पता है? मैगस्थनीज के चौथे पॉइंट के हिस्से हैं ए और बी, जबकि द गंगा द यमुना हैं ये मैगस्थनीज के 6वें पॉइंट के ए और बी हिस्से हैं। ये ध्यान रखिए आप, मतलब ये है सब टाइटल, उप शीर्षक। अब इस हिसाब से देखा जाए तो आपके नोट मेकिंग में 1 और 2 ये केवल 2 ही पॉइंट बने हैं, और आप चाहो तो 3 पॉइंट बना लीजिए। दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा इंडिका, इंडिका में लिख देना नॉट अवेलेबल, सम पीसेज अवेलेबल, या मैगस्थनीज के नीचे चौथे पॉइंट के नीचे लिख दीजिए ए है नॉट अवेलेबल, बी है सम पीसेज अवेलेबल। चलिए बच्चों इसको कॉपी कीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं और नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपने कॉपी कर लिया होगा इसको। लिखिए समरी, समरी यानी कि सारांश। किसी पैसेज को पैराग्राफ बनाकर संक्षिप्त में लिखना, संक्षिप्त में लिखना ही समरी या सारांश कहलाता है। समरी लिखते समय निम्न बिंदुओं को ध्यान रखना चाहिए। सारांश लिखते समय निम्न बिंदुओं को ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन से बिंदु हैं जिन पॉइंट्स को हमें सारांश में ध्यान रखना चाहिए? सर्वप्रथम पैसेज को ध्यानपूर्वक व तेजी से पढ़ते हुए मेन पॉइंट्स को
अंडरलाइन करें। मेन पॉइंट्स, मेन बिंदु दिए गए हैं, आप उनको अंडरलाइन कर लें कि ये इस पैसेज में कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं, इनको हम सारांश में अवश्य लिखें। दूसरी बात, सारांश या कह सकते हो समरी, किसी पैसेज का केवल 1/3 लिखा जाता है। मतलब कहने का, हम जब किसी भी गद्यांश का सार लिखते हैं तो यह उस गद्यांश का 1/3 होगा। 1/3 का मतलब किसी पैसेज में 10 लाइन दी गई हैं तो आपको लगभग 3 से 4 लाइन के बीच में लिखना है। 17 या 18 पंक्ति दी गई हैं तो आपको लगभग 6 पंक्ति उसमें लिखनी है। अब ये नहीं है कि आप 6 पंक्ति ऊपर से जितना 6 पंक्ति आती है उतार दिया, नहीं। गद्यांश का थीम क्या कह रहा है वो अवश्य लिखा जाना चाहिए। 1/3 का मतलब ये है। समरी लिखते समय पैसेज की विषय वस्तु को विषय वस्तु यानी थीम को न भूलें। मतलब उसमें कौन सा विषय वस्तु दिया गया है, कौन सा थीम दिया गया है, ये चीज़ें आपको अवश्य आनी चाहिए। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसको कॉपी कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है समरी। लिखते समय अपनी तरफ से, समरी लिखते समय अपनी तरफ से विचार प्रकट न करें। किसी गद्यांश का सारांश लिख रहे हो तो उसमें अपनी तरफ से बातों को नहीं लिखें, जो गद्यांश में लिखा है वही चीजें आपको लिखनी हैं। ठीक है। नेक्स्ट, समरी बनाते समय पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करें। मतलब आपने गद्यांश में कोई भी शब्द दिया गया है, उस शब्द को आप पर्यायवाची अवश्य लिखें। मैं ये नहीं कह रहा हूं सभी शब्दों का, कोई भी शब्द ऐसा दिया गया जिसका आप पर्यायवाची जानते हो तो उस शब्द को वहां से रिप्लेस कर दीजिए, कोई दूसरा शब्द उसके स्थान पर लिख दीजिए। नेक्स्ट, गद्यांश का समरी लिखते समय, गद्यांश का समरी लिखते समय वाक्यों को क्लॉज बनाकर लिखें। मतलब कहने का यह है कि अलग अलग वाक्यों के बजाय, मान के चलिए 3 सेंटेंस दिए गए हैं,
और आप उसमें सही उपयुक्त कॉमा कंजक्शंस का प्रयोग करते हुए 3 वाक्यों का एक ही वाक्य बना दें, जिससे क्या होगा, गद्यांश में दिए गए भाव पूरे उस वाक्य में आ जाएंगे, 3 वाक्यों के भाव एक ही वाक्य में आ जाएंगे और हमारा गद्यांश छोटा हो जाएगा। 3 वाक्यों को आप एक ही वाक्य में लिख रहे हो तो यही क्या कहलाता है, सारांश। मेन यही है, क्लॉज बना करके लिखें। अभी इसमें बताया था मैगस्थनीज वॉज ए ग्रीक ट्रेवलर, ही केम टू इंडिया इन 322 BC, ही वॉज द एम्बेसडर ऑफ अलेक्जेंडर। अब आप 3 सेंटेंस दिए गए हैं, इसको एक में लिख सकते हो, मैगस्थनीज कॉमा ए ग्रीक ट्रेवलर कॉमा एम्बेसडर ऑफ अलेक्जेंडर केम टू इंडिया इन 322 BC। ही रोट इंडिका, बस अब इसमें ज़्यादा नहीं लिखना है कि इंडिका उपलब्ध है, इंडिका उपलब्ध नहीं है, ये नहीं लिखना है। फिर लिखना है सेल्यूकस निकेटर केम टू इंडिया टू कैप्चर इंडियन टेरिटरीज, ये लिख दीजिए। मैगस्थनीज डिस्क्राइब्ड द गंगा एंड द यमुना इन स्टेबल्स, ये आपका समरी हो गया, पूरा गद्यांश का छोटा रूप हो गया। आप इन पॉइंट्स को कॉपी कीजिए। मैं इसको मिटा रहा हूं और नोट मेकिंग के बजाय अब क्या लिखेंगे यहां, समरी, सारांश। ठीक है बच्चों, सारांश लिखते हैं जो पैसेज मैंने आपको कल लिखाया था। नोट इसको मैंने बनवा दिया। नोट मेकिंग में एब्रिविएशन वर्ड्स का प्रयोग मैंने कर दिया है और आप चाहो तो एब्रिविएशन वर्ड्स का भी यहाँ जिक्र कर सकते हो अलग से, मैं बताऊंगा, अभी रुकिए। देखिए, सबसे पहले समरी लिखते हैं, ऊपर आपको कैपिटल लेटर्स में समरी SUMMARY लिखना है, जिस प्रकार हमने नोट मेकिंग लिखा था। ठीक है, SUMMARY, समरी। समरी का मतलब सारांश, SUMMARY। ठीक है, यहां आपको लिखना है टाइटल। यदि आपने नोट मेकिंग में टाइटल लिख दिया है तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी जितना हो सके आप टाइटल को, आप शीर्षक को कहाँ लिखें, आप शीर्षक को समरी में ही लिखें, सारांश में ही लिखें। ठीक है, टाइटल लिखोगे आप मैगस्थनीज, मैंने टाइटल उसमें लिख दिया था, ए ग्रीक ट्रैवलर। मैगस्थनीज एक यूनानी यात्री, ये मैंने आपको लिख दिया था उस समय। अभी ये उस दिन भी बता दिया था मैंने, देयर कैन बी मोर देन वन टाइटल्स ऑफ ए पैसेज, किसी गद्यांश के एक से ज़्यादा शीर्षक हो सकते हैं। अब इसमें आप लिख सकते हो मैगस्थनीज एंड इंडिया,
मैगस्थनीज और भारत, और लिख सकते हो मैगस्थनीज एंड इंडिका, मैगस्थनीज और इंडिका ये लिख सकते हो। तो किसी भी गद्यांश का आप यदि टाइटल लिखते हो तो वो टाइटल आपके कई हो सकते, एक से ज़्यादा। मैं यहाँ समरी लिखना प्रारंभ करता हूँ बच्चों। SUMMARY, समरी। मैगस्थनीज, MEGASTHENESE, मैगस्थनीज, a Greek traveler ambassador of अलेक्जेंडर। अब आपको द ग्रेट लिखने की जरूरत नहीं है। केम टू इंडिया इन 322 BC, ये हो गया। ही रोट इंडिका, उसने इंडिका लिखी। सेल्यूकस निकेटर। अब देखो सेल्यूकस निकेटर का भी जिक्र किया गया गद्यांश में, तो ऐसा नहीं है कि हम सेल्यूकस निकेटर को छोड़ देंगे, हमें सेल्यूकस निकेटर के बारे में भी लिखना है। थोड़ा सा दिएगा, थोड़ा ही लिख देना है। सेल्यूकस निकेटर द जनरल सेनापति। अब यहां आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि आप इसमें अलेक्जेंडर लिखो, लिख देते हो तो भी ठीक है, एक शब्द से कुछ नहीं हो रहा। सेल्यूकस निकेटर द जनरल wanted to capture IT but Indian territories but could not succeed। बिल्कुल आप अपने गद्यांश को देख लेना, जो गद्यांश लिखा उसका 1/3 ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, बस लास्ट है। मैगस्थनीज डिस्क्राइब्ड द गंगा द यमुना इंस इटिशी। मैगस्थनीज ने इनका वर्णन किया। अब बच्चों ये आपका समरी हो गया, सारांश हो गया। कल मैंने आपको लिखाया था, यहाँ से लिखाना प्रारंभ किया था गद्यांश और यहाँ तक लिखाया था, यानी और थोड़ा अक्षर भी कल बड़े थे, लेकिन फिर भी 1/3 हो गया और सारी चीज़ें इसमें आ गई। ऐसी कोई सेंटेंस नहीं छोड़ा जो इसमें नहीं है, सभी सेंटेंसेज इसमें स्पष्टतः दिए गए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, सेंटेंसेज में क्लॉज बनाने का प्रयास करें। अब इसमें क्लॉज बना हुआ है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, नाउन फ्रेज इन अपोजिशन। मैगस्थनीज ग्रीक ट्रेवलर एम्बेसडर ऑफ अलेक्जेंडर केम टू इंडिया इन 322 BC, रोट इंडिका। ये क्या है आपका नाउन फ्रेज। मतलब नाउन फ्रेज का मतलब हम किसी संज्ञा का विश्लेषण करते हैं, वो नाउन फ्रेज कहलाता है। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया था, जॉन मिल्टन वॉज द ग्रेट पोइट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ही वॉज ब्लाइंड। अब इन दो सेंटेंसेस को एक करोगे, कैसे करोगे? जॉन मिल्टन कॉमा द ग्रेट पोइट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वॉज ब्लाइंड। रविंद्रनाथ टैगोर was the great Bengali poet
ही कंपोज्ड गीतांजलि, ही वॉज अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज इन 1913। अब इसमें 3 सेंटेंस दिए गए हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाली कवि था, या इस ऐसे सेंटेंस का प्रयोग, ऐसे क्लॉज बनाने आपको सिंथेसिस में पढ़ाया था मैंने आपको, ये ध्यान रखो। 11th क्लास के कंपलसरी ग्रामर में आपका एक टॉपिक है सिंथेसिस, वो मैंने पढ़ाया था। सिंथेसिस को हिंदी में कहते संयोजन। 2 or more sentences are joined without any change of meaning is called synthesis। 2 या 2 से अधिक वाक्यों को बिना अर्थ परिवर्तन के जोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? सिंथेसिस कहलाती है, संयोजन कहलाती है। अब हम 3 सेंटेंस को जोड़ेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर कॉमा ए ग्रेट बंगाली पोएट, महान बंगाली कवि, कॉमा कंपोज्ड गीतांजलि, कॉमा वॉज अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज इन 1913। 3 सेंटेंस का एक ही सेंटेंस बन गया है। तो इस तरीके से किसी भी गद्यांश का सार जब लिखते हैं तो आप उसको क्लॉज में लिखने का प्रयत्न कीजिए। दूसरी बात, किसी भी गद्यांश को अच्छे से पढ़िए और उस गद्यांश में ऐसे बहुत से सेंटेंस, बहुत से शब्द आते हैं जो केवल सहायक या पूरक सेंटेंस होते हैं। मेन थीम जो दिया होता है वो कुछ ही सेंटेंसेज में दिया होता है, तो उस मेन थीम को पकड़िए, वही आपका समरी है। अगली बात, जब आपने नोट बनाया है, नोट्स तैयार किया है, अब उस नोट्स में मैंने आपको पहला पॉइंट लिखाया था मैगस्थनीज में, उसमें कितने भाग थे? 4, एक भाग फिर और लिखा था 5, एक भाग और लिखा था 6, एक भाग और लिखा था 7, नीचे फिर नदियों का वर्णन किया था, लगभग 8 सेंटेंस आपके उसी में हो गए। तो आप ऐसा कीजिए, मैगस्थनीज के पहले पॉइंट में से आप क्या ले लीजिए? 3 वाक्य ले लीजिए, और फिर क्योंकि 3 वाक्य का मतलब 8 सेंटेंस हैं, तो इनका 1/3 तीसरा हिस्सा क्या हो गया? लगभग 3 वाक्य हो गए। 9 पंक्तियों का 9 सेंटेंसेज का 3 सेंटेंस हो जाते हैं, 1/3। और इसी प्रकार से मैंने सेल्यूकस निकेटर के बारे में लिखाया था, कितने सेंटेंस लिखाए थे? 3 सेंटेंस लिखाए थे। उनमें से किसी एक सेंटेंसेज को निकाल लीजिए आप, वही क्या हो गया आपका? सेल्यूकस निकेटर के बारे में हो गया। अब यहाँ 3 लिखाए थे, 1 हो गया, 4, 5 लिखाए थे, 2 सेंटेंस आप बना सकते हो। जैसे सेल्यूकस निकेटर द जनरल वांटेड टू कैप्चर IT इंडियन टेरिटरीज बट कुड नॉट सक्सीड, लेकिन सफल नहीं हुआ। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, कॉपी कीजिए। अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा था कि नोट मेकिंग में अपन ने एब्रिविएशन का प्रयोग किया है। जैसे ग्रांड ट्रंक का प्रयोग किया था तो वहां लिख दिया था GT रोड, किया था या नहीं किया था? जैसे कि इंडियन टेरिटरीज लिखा हुआ था गद्यांश में, मैंने लिखा था IT, यहां भी लिखा हुआ है IT का मतलब इंडियन टेरिटरीज। एक शब्द और लिखा था स्टेप वेल्स, और इसमें मैंने स्टेप वेल्स के लिए कौन सा लिखा था? SW। नोट मेकिंग में हमने एब्रिविएशन का प्रयोग कर दिया, वही काफी है। अब यदि आप नोट मेकिंग के नीचे, समरी के नीचे नहीं, नोट मेकिंग के नीचे एक बॉक्स बना करके एब्रिविएशन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। हालांकि एब्रिविएशन का प्रयोग हमने वहीं कर दिया है, उसके हमें अंक मिल जाएंगे, इस तरीके के अंक नहीं मिलते। पर आप अपने नोट्स को और अच्छी तरह से एडॉर्न करना चाहते हैं और अच्छी तरह सजावट करना चाहते हैं तो आप उन एब्रिविएशन को अलग से लिख सकते हो। जैसे एब्रिविएशन यूज्ड,
इसका मतलब है संक्षिप्त शब्द, उपयोग किए गए संक्षिप्त शब्द। अब इनको कैसे लिखेंगे? जैसे आपने एक शब्द लिखा था जीटी, तो डैश लगा करके इसका फुल फॉर्म लिखना है ग्रांड ट्रंक। क्या लिखना है? ग्रांड ट्रंक। जितने भी एब्रिविएशन आपने यूज लिए हैं, आप इसको समरी के नीचे नहीं लिखोगे। वो मैंने नोट मेकिंग में आपको बताया नहीं था, क्योंकि नोट मेकिंग में मैंने ये एब्रिविएशन यूज में ले लिए थे। आप चाहो तो नोट मेकिंग के नीचे, मतलब समरी के ऊपर इनको लिख सकते हो। एक तो हमने जीटी का प्रयोग किया था, दूसरा प्रयोग कौन सा किया था? आईटी। आईटी का मतलब होता है इंडियन टेरिटरीज, इंडियन टेरिटरीज। मैंने आपको बता दिया था, जब नोट मेकिंग के कुछ पॉइंट्स लिखाए थे उस समय बता दिया था, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दिया गया है, तो आप क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? गद्यांश में दिया गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो नोट मेकिंग या एब्रिविएशन में आप क्या लिखोगे? यूएसए। गद्यांश में लिखा हुआ है यूनाइटेड किंगडम, आप नोट मेकिंग है यहां क्या लिखोगे? यूके। उसी प्रकार से जैसे कि आपको गद्यांश में आता गैलेक्सी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आप इसे नोट मेकिंग में क्या लिखोगे? जीआईएस, और बाद में आप एब्रिविएशन यूज में क्या लिखोगे? जीआईएस, और फिर आगे लिख दोगे गैलेक्सी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। का मतलब है कि मैंने जो एब्रिविएशन उपयोग में लिए हैं उन एब्रिविएशन का फुल फॉर्म ये है। भाई किसी को समझ में नहीं आए कि इस एब्रिविएशन का क्या मतलब है, जीआईएस से और भी चीजें बन सकती हैं, यूके से और भी चीजें बन सकती हैं, लेकिन आपने कौन से शब्दों के लिए इस एब्रिविएशन का यूज किया है, ये मेन चीज है। वीडीएस लिख सकते हो, जैसे कि विद्या देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ऐसे कोई भी गद्यांश आता है, विद्या देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑर्गेनाइज्ड ए ब्लड डोनेशन कैंप, एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया, ऐसे पूरा गद्यांश आ गया, और आपने विद्या देवी स्कूल के लिए एक शब्द एब्रिविएशन यूज में लिया है वीडीएस। कौन शब्द लिया है? वीडीएस। तो आप उस वीडीएस को उसमें नोट में लिखिए, और नोट मेकिंग के नीचे आप चाहो तो ये एब्रिविएशन यूज जो लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हो यहां वीडीएस और विद्या देवी स्कूल, ऐसे जीआईएस गैलेक्सी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। जैसे कि तीसरा शब्द यहां मैंने यूज लिया था एसडब्ल्यू। एसडब्ल्यू किसके लिए यूज लिया था अपन ने? स्टेप वेल्स। स्टेप वेल्स। स्टेप वेल्स का मतलब क्या होता है? बावड़ियां, इसके लिए यूज लिया था। अब यही शब्द हमने यूज लिए हैं, अन्य और एब्रिविएशन हमने यूज नहीं लिए हैं। अब बच्चों ऐसा भी नहीं है कि आप पूरे के पूरे नोट में एब्रिविएशन लगा रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉइंट लिख रहे हो और उस पॉइंट के नीचे कई पॉइंट हैं, उनमें आप एक या लास्ट दो, यानी कि आप पूरे के पूरे कंप्लीट पैसेज में 5 या 6 एब्रिविएशन का उपयोग कर सकते। लास्ट है 5 या 6, 5 या 6। एक गद्यांश जो आपको आता है 350 से 450 शब्दों का, उसमें आप एब्रिविएशन 5 या 6 शब्दों का ले सकते हैं। एब्रिविएशन का मतलब होता है बच्चों संक्षिप्त रूप, किसी चीज का छोटा रूप क्या कहलाता है? एब्रिविएशन। ये आपका क्या हो गया? समरी हो गया, सारांश हो गया। एक चीज का विशेष ध्यान रखना, ये जो टाइटल है इसको दोनों में मत लिखना, किसी एक में लिखना, और प्रायोरिटी किसको देनी है? समरी को। सारांश जो आपको लिखना है वो सारांश आपको समरी में लिखना है। समरी सारांश आपको 2 नंबर का आता है, उसमें आपका लगभग 1.5 नंबर का सारांश होता है और 1/2 अंकों का क्या होता है? टाइटल होता है। तो टाइटल को सारांश में लिखें, समरी में लिखें, नोट मेकिंग में नहीं लिखें। मैंने आपको नोट मेकिंग में लिखाया और यहां भी बताया था। क्यों? क्योंकि किसी गद्यांश का सारांश जानना अति आवश्यक होता है, सारांश का शीर्षक जानना अति आवश्यक होता है, इसलिए मैंने दोनों जगह लिख दिया। नेक्स्ट आपको जो पैसेज करवाऊंगा
नोट मेकिंग का, उसमें आपको टाइटल केवल किस में लिखना है, समरी में लिखना है। आप इसको कॉपी कर लीजिए। आज की क्लास यहीं तक है, नेक्स्ट पैसेज नहीं किया जाएगा, होगा भी नहीं, क्योंकि अभी एक पैसेज लिखाया जाएगा, वो पैसेज कम से कम 20-25 मिनट में कंप्लीट होगा। तो बच्चों मेहनत कीजिए, आगे बढ़ते रहिए। कोई भी समस्या आती है टीचर्स के संपर्क में रहिए, अध्यापक को पूछते रहिए। पूछने वाला बच्चा हमेशा आगे बढ़ता है, क्योंकि यदि आप पढ़ोगे तो समस्या भी आएगी, और समस्या आएगी तो उसका समाधान अवश्य होगा यदि आप उसका समाधान चाहोगे, अध्यापक के संपर्क में रहोगे तो। लेकिन आप पढ़ोगे ही नहीं तो समस्या कहाँ से आएगी? आप कह रहे हो साहब कोई समस्या नहीं है हमें, अरे आप पढ़े ही नहीं हो तो समस्या कहाँ से आएगी? बच्चों से पूछते हैं कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर प्रॉब्लम होती है तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कुछ भी नहीं, सब कुछ खत्म, कुछ भी याद नहीं। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ मैं क्लास समाप्त करता हूँ। विश यू ए हैप्पी एंड ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।